वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज। स्टूडेंट, यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ ये बताइए कैसा लग रहा है आपको। पहले भी आप वीडियो देख चुके हैं और कोई क्वेरीज है तो ज़रूर बताइएगा। आज हम स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट गॉस लॉ, गॉस थ्योरम है जो हमारा चैप्टर चल रहा है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इसमें ये थ्योरम बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये थ्योरम किस बारे में बात करती है? ये थ्योरम हमें फ्लक्स के बारे में बताती है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, उसे कैसे निकालते हैं, तो क्या होता है तो वैसे आप पढ़ चुके हैं, कैसे निकालते हैं वो हम इस थ्योरम से सीखेंगे। एनी हाइपोथेटिकल क्लोज सरफेस, पहले जान लेते हैं गॉसियन सरफेस क्या होता है। एनी हाइपोथेटिकल क्लोज सरफेस एनक्लोजिंग अ चार्ज इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस। स्टूडेंट, ये और जानना जरूरी है, बेसिक चीज़ है ये गॉसियन थ्योरम के लिए। गॉसियन सरफेस होता क्या है? साइंटिस्ट थे ये गॉसियन। तो गॉसियन सरफेस जो होता है, ध्यान रखें क्या है, एक इमेजिनरी जो है सरफेस होता है किसी चार्ज के चारों तरफ। ये देखिए, जैसे मैंने कि आपके सामने एक ये इरेजर लिया है। सपोज करिए कि इरेजर एक चार्ज है, इसके चारों तरफ जो मैं स्फेयर मानूंगा, ठीक है, उसे हम जो है गॉसियन सरफेस कहेंगे या गॉसियन स्फेयर कहेंगे। तो हम किसी चार्ज के चारों तरफ एक क्लोज जो है वो ले लेते हैं सरफेस, उसे हम क्या कहते हैं? गॉसियन सरफेस कहते हैं। ध्यान रखना है आपको, क्लोज होना जरूरी है। क्लोज जो है सरफेस जो होता है उसे हम गॉसियन सरफेस कहते हैं। अब ये चार्ज जो है तो बहुत बड़ा है इरेजर, तो मान लीजिए पॉइंट चार्ज है, वो उसके सेंटर में रखा हुआ है स्पेयर के में। तो जो पॉइंट सेंटर पे जहाँ पर चार्ज रखा हुआ है वो तो चार्ज हो गया, ठीक है। उसके चारों तरफ जो है मैंने स्पेयर लिया है, इमेजनरी, सच में नहीं है, इमेजनरी है, उसे हम गॉसियन सरफेस कहते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए ऐसे ही है, ये देखिए एक चार्ज रखा हुआ है सेंटर में, इसके चारों तरफ ये जो है एक स्फेयर है। ये सर्किल नहीं है, सर्किल मत समझना क्योंकि 3D हम पेपर में दिखा नहीं सकते। तो ये जो है क्या है, स्फेयर है चार्ज के चारों तरफ, यानी ऊपर उठा हुआ भी है। और इसके चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है जो बाहर की तरफ निकल रही है। क्यों निकल रही है? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती है। अब गॉस थ्योरम जो है वो ये कहती है कि जो टोटल फ्लक्स होता है ना, टोटल जो फ्लक्स होता है जो किसी जो है स्पेसिफाइड सरफेस से निकलता है, वो 1/ε0 टाइम्स जो है टोटल चार्ज के बराबर होता है। तो इसको आपको प्रूव करना है, ठीक है। ये टू प्रूव है, ये प्रूव करना है आपको, और इसके लिए हम प्रूफ लिख रहे हैं। देखिए क्या है, और आपको जो गिवन है वो एक चार्ज और एक स्फेयर, ये को एक क्लोज स्फेयर दे रखा है या क्लोज सरफेस दे रखा है। अब मान लेते हैं कि आइसोलेटेड मतलब एक जो है सेपरेट पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है Q इज एट द सेंटर ऑफ इमेजनरी स्फेयर ऑफ रेडियस R। एक रेडियस R का इमेजनरी स्फेयर है, उसमें एक चार्ज जो है सेंटर पे रखा हुआ है। अब अकॉर्डिंग टू कूलोम्स लॉ ये क्या कहता है? कूलोम्स लॉ कहता है कि चार्ज की वजह से बनने वाला जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है Q अपॉन, यानी कि KQ/R² होता है। तो K मतलब 1/4πε0 Q एज इट इज हो गया, और नीचे क्या आ जाएगा? R²। और ये यूनिट वेक्टर है जो कि आपने लगाया है वेक्टर के लिए। इसकी डायरेक्शन किधर है? इसकी डायरेक्शन अलोंग E है, ध्यान रखें। तो ये लिखा है मैंने अलोंग E, देखिए मैंने दिखा रखा है, यूनिट वेक्टर है R। आगे है, सपोज करिए कि स्मॉल एरिया एलिमेंट ले लेते हैं हम DS। क्या लेते हैं कि स्मॉल एरिया एलिमेंट DS भी ले लेते हैं स्फेयर का। तो स्फेयर का जो सारा जो सरफेस है उसमें से एक छोटा सा मैंने ये सरफेस लिया है DS, ठीक है। तो ये छोटे सरफेस का एरिया क्या है? DS है। और इस एरिया के को आपके एक बात ध्यान रखनी है, नई बात, तो वेक्टर अलजेब्रा के अंदर एरिया को भी वेक्टर मानते हैं। आप छोटी क्लास में एरिया को वेक्टर नहीं मानते थे, लेकिन बड़ी क्लास में ध्यान रखें वेक्टर अलजेब्रा में एरिया को वेक्टर माना जाता है। तो इसलिए जो ये एरिया है, स्मॉल एरिया जो है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इसकी जो डायरेक्शन है देखिए आउटवर्ड है। हमेशा ध्यान रखिए एरिया वेक्टर जो होता है आउटवर्ड और परपेंडिकुलर होता है। तो ये इसका जो एरिया वेक्टर होगा इस सरफेस का, जो कि रेक्टेंगल सरफेस है, इसका एरिया वेक्टर जो है यहाँ से बाहर की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ, इस तरह से ऊपर की तरफ आएगा, जो कि क्या होगा? एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। ऐसे एरिया वेक्टर इस सरफेस से इधर जाएगा आउटवर्ड, ठीक है, और इस सरफेस से लेंगे तो इधर आएगा, ठीक है। इस सरफेस में लेंगे तो ये भी आउटवर्ड होगा, तो इधर से लेंगे इधर भी आउटवर्ड होगा। तो एरिया वेक्टर हमेशा आउटवर्ड होता है और परपेंडिकुलर होता है उस सरफेस के। तो ये परपेंडिकुलर भी है और आउटवर्ड भी है। तो यहाँ एक परपेंडिकुलर का हम साइन भी बना सकते हैं, देखिए इस तरह से, ये परपेंडिकुलर का मैंने साइन बना दिया है। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी परपेंडिकुलर होता है, ध्यान रखना, जो है चार्ज जो सरफेस होता है उसके, ये हम पहले से जानते हैं, और ये नई बात आपको मैंने बता दी है। और एरिया वेक्टर के अलोंग हमने एक यूनिट वेक्टर और लिया है, ठीक है। तो ये तो यूनिट वेक्टर n कैप है जो एरिया वेक्टर के अलोंग है, और जो r कैप है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग है। तो दो यूनिट वेक्टर लिए मैंने।
अब ये सपोज करिए स्मॉल एरिया एलिमेंट ds ऑफ स्फीयर अराउंड p लेट द इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द वेक्टर d। ये एरिया जो एलिमेंट है ds को हमने रिप्रेजेंट किससे किया है, n कैप इंटू ds है, क्योंकि ये जो आप ये पढ़ चुके हैं आप लोअर क्लास के अंदर, जो यूनिट वेक्टर होता है वो वेक्टर अपॉन उसके मैग्नीट्यूड के बराबर होता है। तो वेक्टर निकालेंगे तो यूनिट वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड हो जाएगा। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है ओवर द एरिया एलिमेंट, फ्लक्स जो है उसकी डेफिनेशन भी हम पढ़ चुके हैं पीछे। फ्लक्स का जो है जनरल फॉर्म सीख चुके हैं बेसिक। फ्लक्स क्या होता है, ई इंटू डी एस कोस थीटा, लेकिन यहाँ पर जो वेक्टर लग रहा है इसलिए कोस थीटा नहीं आएगा, डॉट आएगा। और क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी एस अपॉन आर स्क्वायर, ये मैंने ई की वैल्यू डाल दी है, डी एस एज इट इज हो गया है ये वाला, ठीक है। और ये हो गया आर डॉट एन कैप, यहाँ यूनिट वेक्टर लगा दिया है मैंने इधर, तो कोस की जरूरत ही नहीं है। कोस की जरा आवश्यकता क्यों नहीं है, क्योंकि दोनों क्या है, ई और डी एस जो है क्या है, पैरेलल है। पैरेलल है तो उनके बीच में थीटा क्या होगा, 0 होगा, कोस 0 1 होता है, इसलिए लिखा नहीं है मैंने। अब डी फाई इक्वल टू ई इंटू डी एस क्यू अपॉन 4, ये एज इट इज आ गया। डी एस जो है यहाँ पर दे रखा है और इसकी वैल्यू जो है 1 हो गई। दो यूनिट वेक्टर जो होते हैं सेम डायरेक्शन में होते हैं तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो 1 होता है, क्योंकि आर और एन दोनों सेम डायरेक्शन में, ये डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये देखिए एन और आर दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो उनके बीच में एंगल 0 होगा, तो कोस 0 1 होता है, इसलिए आर डॉट एन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम। उसके बाद है जो फ्लक्स है वो, अब ये जो मैंने साइन लगाया इंटीग्रल के ऊपर, ये लगाया है मैंने किसके लिए, क्लोज सरफेस के लिए। तो क्लोज सरफेस का टोटल फ्लक्स निकालना हो तो टोटल के लिए तो हमने यहाँ इंटीग्रल लगाया है, और उसके ऊपर गोला किस लिए है, क्लोज सरफेस के लिए। तो टोटल का इंटीग्रल और क्लोज का सर्किल। फिर आपके पास जो है ये यहाँ भी मैंने लगा दिया है, यहाँ पर टोटल सरफेस निकाल रहे हैं इसलिए डी जो हट जाएगा, केवल फाई आ जाएगा, और ये क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ई की वैल्यू आ चुकी है, और ये पोर्शन जो है अलग रह जाएगा। अब इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रल निकालना है। तो इंटीग्रल निकालने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो एरिया होता है जब हम पूरा एरिया लेंगे तो वो 4 पाई आर स्क्वायर आएगा, क्योंकि डी आर का जो इंटीग्रेशन है क्या होता है, वो आर होता है। अगर आप डी आर अंदर रखोगे और 4 पाई बाहर ले लोगे तो क्या होगा, आर डी आर का भी आर होगा, इसलिए हमने 4 पाई आर स्क्वायर लिख दिया है। तो ये आप जो गॉसियन सरफेस लेते हो स्फेरिकल, उसमें यही फायदा होता है कि इंटीग्रल जो है ना, जो निकालना नहीं पड़ता है हमें, डायरेक्ट 4 पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं। ये फायदा है गॉसियन जो है थ्योरम में स्फेरिकल जो है क्लोज सरफेस लेने का। यदि क्लोज सरफेस जो हम ले रहे हैं किसी चार्ज के चारों तरफ, जो इमेजनरी सरफेस ले रहे हैं, वो इमेजनरी सरफेस यदि आपका स्फेरिकल है तो ये फायदा होता है कि एरिया डायरेक्ट 4 पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं। ये दोनों कट जाएंगे, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट बन जाएगा। यही हमें जो है प्रूव करना था। ये देखिए गॉस थ्योरम ये कहती है प्रूव करो कि फ्लक्स जो है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। तो देखिए ये हमने प्रूव कर दिया है, ठीक है। तो आगे जो फ्लक्स है वो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हम प्रूव कर चुके हैं, और ये दिस प्रूव था गॉस थ्योरम। अब एक आप नोट देखते हैं, इफ देयर आर ना पॉइंट चार्जेस Q1, Q2, Q3, Qn लाइंग इनसाइड द क्लोज सरफेस। मान लीजिए इस क्लोज जो सरफेस था गॉसियन, उसके अंदर काफ़ी सारे चार्ज रखे हुए ऐसे, तो सभी चार्ज की वजह से फ्लक्स बनेगा। पहले तो क्या माना था हमने, एक सेंटर में एक सिंगल चार्ज माना था, अब काफ़ी सारे चार्ज रखे हुए हैं, सबकी वजह से फ्लक्स बनेगा। तो टोटल फ्लक्स क्या होगा, इंडिविजुअल चार्ज की वजह से बनने वाले फ्लक्स के एडिशन के बराबर होगा। तो पहले पर जो है चार्ज की वजह से बनने वाला फ्लक्स प्लस सेकंड चार्ज की वजह से बनने वाला फ्लक्स प्लस थर्ड प्लस nth चार्ज, तो सबके वजह से ये फ्लक्स ये होगा। इसमें हमने जो है 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट कॉमन लेना है, और i इक्वल टू 1 से लेकर n तक यहाँ क्यू आई लगा देंगे, और इस टोटल चार्ज को हम क्यू बोलेंगे, क्योंकि चार्ज जो है क्या होता है, एडिटिविटी रूल को फॉलो करता है। तो टोटल चार्ज क्यू हो गया, ये हमने पढ़ा है प्रॉपर्टी और चार्ज के अंदर। अब टोटल जो फ्लक्स होता है वो क्या होगा, ओवर द क्लोज सरफेस क्या होगा, इन अ वैक्यूम विद 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम द टोटल चार्ज होता है कंटेन इन द क्लोज सरफेस। ये हमारी थ्योरम प्रूव हो चुकी है। दोबारा देखिए, इसे समझ लीजिए। जो फ्लक्स होता है वो, क्योंकि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू, तो टोटल फ्लक्स जो है 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टोटल चार्ज के बराबर होता है। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस से जो फ्लक्स निकल रहा होता है स्पेसिफाइड सरफेस से वैक्यूम के अंदर, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज। टोटल चार्ज कहाँ पर, इन द क्लोज सरफेस। क्लोज सरफेस के अंदर जो टोटल चार्ज होता है उसके 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द फ्लक्स होता है। ये हमारी थ्योरम है, गॉस थ्योरम जो है ये कहती है। तो ये हम प्रूव कर चुके हैं, ठीक है। अब गॉस थ्योरम के बारे में कुछ पॉइंट्स है, उसकी बात करेंगे। देखिए पहला पॉइंट है कि गॉस थ्योरम इज ट्रू फॉर एनी क्लोज सरफेस। कोई भी आप क्लोज सरफेस ले, सबके लिए ट्रू है गॉस थ्योरम, लेकिन रिगार्डलेस ऑफ इट शेप एंड साइज। कोई भी शेप साइज का आप जो है
क्लोज सरफेस ले सकते हैं। जैसे आपने रेक्टेंगुलर लिया तो मतलब एक क्यूबॉइडल आपने सरफेस लिया क्लोज वाला किसी चार्ज के चारों तरफ। जैसे ये चार्ज है, इसके चारों तरफ आपने एक ट्रायंगुलर जो है वो एक पिरामिड, एक ट्रायंगुलर सॉरी क्या होता है आपका प्रिज्म होता है, वो आपने प्रिज्म के अंदर इस चार्ज को मान लिया। जैसे मैंने इस चार्ज को पहले स्फीयर के अंदर माना था, इस चार्ज को आप क्यूबॉइड के अंदर मान सकते हो। क्यूबॉइड है बड़ा सारा, उसके अंदर ये चार्ज रखा हुआ है छोटा सा, ये तो बड़ा लिया है मैंने। तो एक क्यूबॉइड के अंदर ये चार्ज रखा हुआ है, एक जो है प्रिज्म के अंदर ये चार्ज रखा हुआ है जो ट्रायंगुलर है, और एक जो है आपने देखा कि स्फीयर के अंदर ये चार्ज रखा हुआ है। तो किसी भी चीज़ के अंदर हम ये ले सकते हैं, लेकिन जो है बड़ी इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखें, लेकिन स्फीयर के अंदर जो है चार्ज को कंसिडर करना ज़्यादा इजी होता है। वो कारण क्या है, ये देखिए, वी यूजुअली चूज ए स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। क्यों, क्या कारण है, 3 फायदे हैं उससे। दिस चॉइस हैज़ 3 बेनिफिट्स। पहला बेनिफिट क्या है, देखिए पहला जो इससे फायदा है वो ये है, देखिए जो डॉट प्रोडक्ट होता है ई और डी एस का, आपने देखा कि जो अपना स्फीयर था उस पर ई और डी एस दोनों क्या थे, परपेंडिकुलर थे, एक ही डायरेक्शन में थे। तो डॉट प्रोडक्ट क्या आता है इसका, ई डी एस आता है। कोई जो है, क्योंकि थीटा 0 रहता है पैरेलल होने की वजह से, ई और डी एस क्या है, दोनों पैरेलल रहते हैं। एट ऑड पॉइंट पर थीटा 0 होता है। एक फायदा ये है। दूसरे फायदा ये होता है कि ई जो है कांस्टेंट रहता है एट ऑल पॉइंट्स पर ऑन द स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। क्योंकि जो चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती है चारों तरफ सिमेट्रिक होती है, और सिमेट्रिक होती है तो गॉसियन सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड सिमेट्रिक होता है, तो ई कांस्टेंट रहता है। तो इजीली जो है हम ई को बाहर ले सकते हैं इंटीग्रल साइन से। तीसरा फायदा ये है कि जो रिमेनिंग इंटीग्रल होता है इज मेयरली क्या होता है, रिमेनिंग इंटीग्रल इज मेयरली, जो रिमेनिंग बाकी का जो इंटीग्रल होता है वो ओनली क्या होता है ना, सरफेस एरिया होता है किसका, स्फीयर का। वो केवल सरफेस एरिया होता है स्फीयर का। जो मैंने बोला था कि जो सरफेस एरिया है वो 4πr² लिख सकते हैं डायरेक्ट, क्योंकि जो है इसका जो इंटीग्रेशन करेंगे तो भी यही आने वाला है। ये तो कांस्टेंट टर्म होता है 4π। तो तीसरा फायदा ये होता है स्फेरिकल गोल सरफेस लेने से जो हमें इंटीग्रेशन है वो नहीं करना पड़ता है, डायरेक्ट सरफेस एरिया 4πr² हम लिख सकते हैं। इंटीग्रेशन करते हैं तब भी यही आता है। तो हर बार गॉसियन सरफेस लेंगे तो हर बार 4πr² लिख सकते हैं ds को हटा करके, विच इज ऑब्टेन्ड विदाउट, देखो लिखा है एक्चुअली डूइंग द इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये गॉस सरफेस सेलेक्ट करने के 3 फायदे ये हैं। अब गॉसियन थ्योरम के बारे में जो है अब तीसरा पॉइंट देखेंगे। दूसरा पॉइंट जो था उसमें 3 पार्ट थे। अब तीसरा पॉइंट क्या है गॉसियन थ्योरम के बारे में, कि गॉसियन थ्योरम जो है जो हम गॉसियन सरफेस जो चूज करते हैं वो पास नहीं करता है किसी भी जो है सेपरेट चार्ज से। यदि गॉसियन सरफेस आप सोचिए कि सेपरेट चार्ज से यदि पास करेगा, ये देखिए गॉसियन सरफेस यदि जो है इस चार्ज से ही पास करे तो जो डिस्टेंस है, ध्यान करिए, इसकी जो है इस चार्ज से डिस्टेंस होगी, इस सरफेस की जो डिस्टेंस होगी चार्ज से वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। हम जो लेते हैं गॉसियन सरफेस वो हम तो इस तरह से लेते हैं। तो यहाँ इस चार्ज से जो डिस्टेंस है, इस गॉसियन सरफेस की जो बाउंड्री है वो r डिस्टेंस पे है, लेकिन यहाँ पर जो बाउंड्री है उसकी डिस्टेंस क्या होगी, 0 हो जाएगी। और 0 हो जाएगी तो ई क्या होगा, नॉट डिफाइन होगा, क्योंकि ई किस पे डिपेंड करता है, 1/4πε0 इंटू r², और ऊपर क्यू होता है। तो जब r 0 होगा तो ई क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। इसलिए जो है गॉसियन सरफेस स्फेरिकल लेना ठीक रहता है, क्योंकि वो चार्ज से पास नहीं मानते हैं, चार्ज से पास कराते ही नहीं स्फीयर में, ये फायदा है। देखो लिखा है मैंने, दिस इज बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट डिफाइंड एट द लोकेशन ऑफ द चार्ज। गॉसियन सरफेस क्या होता है, पहले तो पास नहीं होता है सेपरेट चार्ज से, और पास नहीं होने से ये फायदा होता है, ई जो है क्या होता है, जो है नॉट डिफाइंड रहता है, क्योंकि r 0 होता है, तो ई कैन नॉट बी डिफाइंड। और फोर्थ पॉइंट क्या है जो हम गॉसियन सरफेस के बारे में बात कर रहे हैं, व्हेन द सरफेस जो हम चूज करते हैं तो इस तरह से ध्यान रखना होता है कि सम चार्जेज जो इनसाइड और सम आउटसाइड, चाहे चार्ज अंदर हो चाहे बाहर जो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो ड्यू टू ऑल चार्जेज लिया जाता है। जब गॉसियन सरफेस आप सिलेक्ट करें तो ध्यान रखें कुछ चार्ज अंदर भी हो सकता है, कुछ बाहर भी होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ना, जिसका हम फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं, वो जो है ड्यू टू ऑल चार्जेज लेते हैं, बोथ इनसाइड और आउटसाइड द क्लोज सरफेस, क्लोज सरफेस के बाहर हो चाहे अंदर हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दोनों चार्ज की वजह से बनेगा। फ्लक्स तो हम केवल उसका लेंगे जो सरफेस से पास हो रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उससे बनने वाला होता है फ्लक्स, तो वो लेंगे। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दोनों की वजह से बनेगा, अंदर वाले चार्ज की वजह से भी और बाहर वाले चार्ज की वजह से भी।
अब आगे देखते हैं गॉसियन जो थ्योरम है वो जो है मोस्ट कॉमनली जो है यूज की जाती है फॉर सिमेट्रिक चार्ज कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए। तो गॉस थ्योरम जो है क्या है, सिमेट्रिक मतलब इक्वल जो है डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसके लिए यूज की जाती है। यानी कि जो है गॉस थ्योरम के अंदर हम ये मानते हैं कि जो जिस चार्ज को या जो टोटल चार्ज जो जिसको जो है सरफेस ने एनक्लोज कर रखा है, वो टोटल चार्ज जो है वो उसके अंदर वेरी वेरी स्मॉल जो चार्ज है वो कंटिन्यूस है, उनमें बीच में कोई स्पेस नहीं है, ठीक है, सेपरेट नहीं है, चार्जेस कंटिन्यूस हैं, ठीक है, उसमें बीच में कोई स्पेस नहीं है। ये टॉपिक हम पहले आपको समझा चुके हैं प्रीवियस वीडियो के अंदर, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारा वीडियो था। अगला है गॉस थ्योरम इज बेस्ड ऑन इनवर्स स्क्वायर। गॉस थ्योरम में आप ध्यान करिए ई यूज करते हैं हम, ई इंटू डी एस कोस थीटा हमने ये पढ़ा है गॉस थ्योरम में, ठीक है, फ्लक्स जो होता है, और ई डिपेंड करता है आर स्क्वायर पर, तो हम कह सकते हैं गॉस थ्योरम जो है इनवर्स स्क्वायर लॉ पे डिपेंड करती है, ठीक है। यानी कि जो है फ्लक्स जो है डिक्रीज होगा यदि आर जो है क्या होगी, इंक्रीज होगी, क्योंकि फ्लक्स ई पे डिपेंड करता है, ई आर पे डिपेंड करता है, तो आर बढ़ने से ई घटेगा और ई घटने से फ्लक्स भी घटेगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द गॉस एंड इट्स थ्योरम। गॉस थ्योरम के बारे में इंपॉर्टेंट बातें थी वो मैंने आपको बता दी, और गॉस थ्योरम कैसे प्रूव करते हैं वो आपको मैंने बता दिया है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू नेक्स्ट टाइम विद न्यू टॉपिक। थैंक यू।